कल की तासिका में हमने हमारे पहले उपन्यास जिसका शीर्षक है अमिता और जो सुप्रसिद्ध प्रगतिशील प्रगतिवादी मार्क्सवादी लेखक क्रांतिकारी लेखक यशपाल जी द्वारा लिखित है और एक ऐतिहासिक उपन्यास है जिसमें इतिहास के साथ साथ कल्पना का भी बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है। इसलिए इस उपन्यास का बहुत अधिक महत्व है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, सूरज, एक 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 बात ध्यान में रखिए, आपके सामने 4 आइकॉन है। एक 3 बिंदुओं वाला है दाहिनी ओर, एक माइक का है, एक कैमरे का है और एक फोन का है। तो उसमें से किसी भी हालत में फोन वाले लाल आइकॉन को स्पर्श नहीं करना है। जैसे ही आप वो फोन वाले लाल आइकॉन को स्पर्श करते हैं, आप तुरंत मीटिंग से बाहर हो जाएंगे। हाँ, जैसे अभी 1-2 मिनट के लिए हो गए थे। कृपया करके मीटिंग छोड़िए मत, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मैं कह रहा था कि बीए प्रथम वर्ष प्रथम सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो हमारा पहला उपन्यास है जिसका नाम अमिता है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है यशपाल जी द्वारा लिखित, और इस उपन्यास को की केंद्रीय घटना के रूप में हम सम्राट अशोक के कलिंग आक्रमण को मानते हैं और उसके उपरांत उसने युद्धों से विरत होकर के अहिंसक बौद्ध धर्म का स्वीकार किया और आगे चल करके कभी भी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा की, और जिस प्रतिज्ञा को उसने पत्थरों पर अंकित करके अपने संपूर्ण साम्राज्य भर में फैलाया, जिसका पठन हम कल कर चुके हैं। अब मैं बहुत ही संक्षेप में इस उपन्यास के कथानक को आपके सम्मुख रखना चाहूँगा। जैसा कि कल आपके सम्मुख प्रस्तुत किया गया था कि संपूर्ण उपन्यास लगभग 300 पृष्ठों का उपन्यास है और इस उपन्यास में लगभग 13 प्रकरण हैं। प्राकथन को जोड़ दिया जाए तो 14 प्रकरण आ जाते हैं। पहला प्रकरण आता है, वह है माता का उपदेश। माता का उपदेश नाम का पहला प्रकरण है और इस प्रकरण की ओर हम थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। क्या है माता का उपदेश? यह प्रकरण, इस प्रकरण को आरंभ करने से पूर्व एक बात ध्यान में रखें कि सम्राट अशोक, जिसको उस समय चंड अशोक कहा जाता था, उसका थोड़ा सा परिचय मैं आपको करवा दूं ताकि ये आक्रमणकारी कौन है, उसने आक्रमण क्यों किया और उसका परिणाम क्या हुआ, ये जानने से पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि तैयार हो जाए। आप जानते हैं कि आर्य चाणक्य, ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा। हमारे महाविद्यालय के सामने ही जो विद्यालय है उसका नाम भी आर्य चाणक्य है। इस आर्य चाणक्य ने मगध के तत्कालीन साम्राज्य जो नंद कुल का था उसका विनाश करने की प्रतिज्ञा ली थी और अपने एक सदशिष्य जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, उस चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों नंद कुल का नाश करने के उपरांत चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का सम्राट बनाया था। और चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाने के उपरांत नंद कुल के ही एक महत्वपूर्ण अमात्य जिसका नाम राक्षस था, वैसे तो कात्यायन था लेकिन उसे राक्षस कहते हैं, राक्षस कर्तव्य कठोर होने के कारण।
उस अमात्य राक्षस को उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का भी अमात्य बनाया ताकि वह अपने राजकाज को ठीक ठाक ढंग से चला सके। और उसके उपरांत बाद में जब चंद्रगुप्त मौर्य वृद्ध हो गए, और उसके पहले आर्य चाणक्य का निधन हो गया, और चंद्रगुप्त मौर्य जब वृद्ध हो गए तो उन्होंने उस समय के एक प्रसिद्ध अहिंसक धर्म जैन को स्वीकार कर लिया, जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। और जैन धर्म को स्वीकार करने के पश्चात उन्होंने अपने पुत्र बिंदुसार को राजा बनाया, मगध का सम्राट बनाया। मगध केवल नाम था, संपूर्ण भारतवर्ष, संपूर्ण आर्यावर्त का सम्राट उन्होंने अपने बेटे बिंदुसार को बनाया। अब बिंदुसार के बहुत सारे संतानें थीं, जिनमें सुषेम सबसे बड़ा था। और इस सुषेम ने राजगद्दी हथियाई। हालांकि उसका सौतेला भाई चंड अशोक उससे ज्यादा पराक्रमी था, और बिंदुसार ने अपने जीवन में सुषेम और अशोक में कोई फर्क नहीं किया। किंतु ये माना जाता है कि सुषेम की माता राजरानी थी और अशोक की माता एक दासी थी। इस वजह से अशोक को अपने ही परिवार में अपने ही पिता द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़ना पड़ा और उसे किसी प्रदेश का सूबेदार बना करके, सूबेदार यूं कहें, उस समय को अलग नाम था, दिक्पाल ऐसा कुछ तो था, उसे दे दिया और सुषेम के हाथ में राजसत्ता आई। परंतु सुषेम में वो गुण नहीं थे जो एक सम्राट के पास होने चाहिए। इसलिए सुषेम ने अपनी जनता पर अन्याय अत्याचार करना आरंभ कर दिया। अपनी विमाता, सौतेली माता, अशोक की माता जो दासी थी मूलतः, उस पर भी अन्याय अत्याचार आरंभ किए। इससे रुष्ट होकर के अशोक ने अपने ही बड़े भाई को मार दिया, सुषेम को मार दिया, और वह मगध का, पाटलिपुत्र का सम्राट बन गया। अब जैसे ही उसे इस बात का पता चला कि केवल एक राज्य जो मगध राज्य है, केवल उसी को मात्र जीत करके संपूर्ण आर्यावर्त का वो सम्राट नहीं हो सकता, इसलिए उसने अन्य छोटे मोटे राज्यों को जीतना आरंभ कर दिया, जैसे मालव, गालव, कश्मीर। उस समय का मगध तो था ही उसके पास, नेपाल तक को भी वो जीतने की कोशिश कर रहा था। आज जिसको हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, उसके बड़े भूभाग को उसने जीत लिया, और धीरे धीरे उसने बंगाल को भी जीत लिया, और उसके उपरांत आसाम को जीतने की कोशिश कर रहा था। और इसमें पूर्व के जो प्रांत, जो राज्य थे, उसमें से एक गणराज्य था जिसका नाम था कलिंग, जिसको आजकल उड़ीसा या ओडिशा कहा जाता है। उस कलिंग को जीतने के लिए उसने 2 बार प्रयास किए। पहली बार जब आक्रमण उसने किया था तो कलिंग के जो गणराज्य के अधिपति महाराज करवेल थे, उसके हाथों से पहली बार जीवन में बहुत बड़ी पराजय का सामना करना पड़ा था। ध्यान रखिए मैं जो कह रहा हूं कि ये जो चंड अशोक है, जिसने संपूर्ण उत्तरी भारत को जीतने की कोशिश की थी, जीत भी चुका था और उड़ीसा पर आक्रमण करा था, लेकिन उड़ीसा या कलिंग के राज्य का यह वैशिष्ट्य था कि यह आम तौर पर वो जैसा राज्य नहीं था, वह एक गणराज्य था, और उस गणराज्य का अधिपति महाराजा करवेल थे। उनके सेनापति सिंह कीर्ति और उनके अमात्य आचार्य सुकंठ, इनके संरक्षण में उन्होंने पहली बार अशोक को भी हरा दिया था। अब अशोक पहली बार जब हार गया
महाराज करवेल के हाथों उसे करारी हार को स्वीकार करना पड़ा, उसे अपमानित होकर के वापस जाना पड़ा। इसका मलाल, इसका यूं कहेंगे कि एक बहुत बड़ा बदले की भावना उसके मन में रही कि मुझे पहली बार किसी ने हराया, और वो प्रतीक्षा करने लगा कि दूसरी बार हम कैसे आक्रमण कलिंग पर कर सकते हैं। पहली बार हारने का जो एक टिस थी उसके मन में, अशोक के मन में, उसको पूरा करने के लिए, उस टिस को मिटाने के लिए बदले की भावना से उसने दूसरी बार आक्रमण करने की कोशिश की। और इस दूसरे आक्रमण का कारण यह था कि पहले आक्रमण में भले ही महाराजा करवेल जी, जो कलिंग गणराज्य के अधिपति थे, उन्होंने विजय प्राप्त कर ली हो, लेकिन वे स्वयं सेना का संचालन कर रहे थे और उस समय उन्हें बहुत से घाव हुए थे, और इन घावों के कारण वे घायल ही नहीं अपितु बीमार भी हो गए। आप जानते हैं कि युद्ध में जो तलवारों से, तीरों से, भालों से जो घाव होते हैं, वो घाव बहुत जल्दी विषैले हो जाते हैं और इस वजह से प्रकृति अस्वास्थ्य हो जाता है। और मध्य युग में ऐसे बहुत सारे योद्धा मारे गए हैं घावों की वजह से, उन घावों के विषैलेपन के कारण। और इस कारण महाराज करवेल 1 वर्ष शैया पर गिरे हुए थे। शैया मतलब बिछौने पर, यानी या यूं कहेंगे कि रुग्ण शैया पर थे, पलंग पर थे, जहां उनका उपचार अलग अलग वैद्य और अलग अलग उस समय के शल्य विशारद कर रहे थे। परंतु 1 वर्ष तक उपचार होने के उपरांत भी महाराज करवेल ठीक नहीं हो पाए, तो उन्होंने अपने दरबार के सभी गणमान्य व्यक्तियों को बुला करके यह निर्णय किया कि अब उनका निधन होने वाला है, उनकी मृत्यु होने वाली है, तो वे कलिंग को अपना उत्तराधिकारी देना चाहते थे, मतलब अपना वारिस देना चाहते थे। और वारिस के रूप में 7 साल की एक बच्ची अमिता का चयन किया गया, जो उनकी पुत्री थी। ऐसी अबोध लड़की को राज्य सौंप देना यह गलत था, क्योंकि राजकाज का परिचालन करने के लिए, राजकाज को ठीक ठाक ढंग से चलाने के लिए किसी प्रौढ़ और युवा व्यक्ति की आवश्यकता होती है। ध्यान रहे, इस समय राज परिवार के 3 महत्वपूर्ण सदस्य हमारे सामने आते हैं। पहले करवेल की माता, जिसको हम राजमाता कहते हैं, इनके नाम का उल्लेख कहीं नहीं हुआ है। राजमाता इस रूप में करवेल की माता के रूप में स्वीकार किया गया। ये वृद्ध हो चुकी थी, इसलिए उन्हें भी राजकाज नहीं दिया जा सकता था। निमित्त मात्र के लिए या काम चलाऊ शासक के रूप में 7 वर्ष की बालिका अमिता का चयन किया गया। उसे सिंहासन पर बिठाया तो गया, लेकिन सिंहासन पर बिठाने से पूर्व यह तय किया गया कि भले ही अमिता राजकुमारी हो, इस समय महारानी बनाई गई हो, किंतु जब तक ये बालिक नहीं हो जाती, अर्थात इसकी आयु युवा अवस्था में नहीं पहुंच जाती, तब तक उस समय की महारानी नंदा, मतलब करवेल की पत्नी महारानी नंदा, महामात्य आचार्य सुकंठ और महासेनापति सिंह कीर्ति, ये तीनों मिलकर के राजकाज का वहन करेंगे। अब ये अमिता को भी ठीक नहीं लग रहा है
कि उसे इतने बड़े पद पर पहुंचाया, उसको समझ में नहीं आ रहा है। बाल सुलभ प्रयासों से वह इधर उधर घूमती हैं, इधर उधर ताकती हैं, दौड़ती हैं, बगीचे में खेलती हैं, और ये सारा समाचार अशोक को मिल गया। उसने अपने पहले हुए पराजय का बदला लेने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए दूसरी बार आक्रमण करने की सोची, क्योंकि उसे पता था उसको हराने वाला एक वीर योद्धा महाराज करवेल 1 वर्ष के भीतर ही युद्ध में हुए घावों के कारण उनकी मृत्यु हो गई है, और एक 7 साल की अबोध बालिका को कलिंग के राज सिंहासन पर बिठाया गया है। और उसने तुरंत अपने सैन्यों को एकत्रित करना शुरू किया, और 1 वर्ष पहले जो बहुत बड़ा अपमान हुआ था, उस अपमान का प्रतिशोध बदला लेने के लिए उसने दूसरी बार आक्रमण किया। अब जरा देखते हैं कि कलिंग में क्या हो रहा है। देखिए, जैसे ही सेनापति भद्रकीर्ति को इस बात का पता चलता है कि अशोक दोबारा आक्रमण करना चाह रहा है, तो वे यह समाचार आचार्य सुकंठ, जो महामात्य है, प्रधान है इस राज्य के, उन तक पहुंचाता है। और जैसे ही यह समाचार उन्हें पहुंच जाता है, तो आचार्य सुकंठ और सेनापति भद्रकीर्ति दोनों मिलकर के जिस ओर से मगध के सम्राट चंड अशोक का आक्रमण कलिंग पर हो रहा है, उस ओर के कुछ जमीन को नागरिकों से खाली करते हैं। वहां नागरिक नहीं रहेंगे उस ग्राम प्रांतर में जिधर से आक्रमण हो रहा है। वहां से लोगों को हटा करके वहां एक पक्का सैनिक स्कंधावर, एक दुर्ग बनाना चाहते हैं। दुर्ग मतलब एक किला बनाना चाहते हैं, जिससे सम्राट अशोक आसानी से इस देश पर आक्रमण न कर सके। ध्यान रहे क्या हो रहा है कि आचार्य सुकंठ जो महामात्य हैं, भद्रकीर्ति जो महासेनापति हैं इस देश के, उन्होंने अपने सारे दरबारी लोगों को मिलकर के ये बताया कि महाराज के न होने से एक अबोध बालिका को राजगद्दी पर बिठाने से, सिंहासन पर बिठाने से सम्राट अशोक फिर से आक्रमण कर रहा है, और इस आक्रमण से बचने के लिए या इस आक्रमण से निजात पाने के लिए जिस दिशा से मगध के सम्राट चंड अशोक आक्रमण कर रहा है, उस आक्रमण को रोकने के लिए उस दिशा में एक बहुत बड़ा सैनिक स्कंधावर बना दिया जाए, सैनिक शिविर बना दिया जाए, और एक बड़ा दुर्ग बना दिया जाए, किला बना दिया जाए, जिसको सम्राट अशोक आसानी से तोड़ नहीं पाएगा, और उसकी बहुत सारी शक्ति उसी दुर्ग को तोड़ने में व्यर्थ हो जाएगी, और कलिंग के राजधानी पर सीधे आक्रमण वह कर नहीं पाएगा। कुछ देर के लिए ये आक्रमण रुका रहेगा। बहुत अच्छी ये कल्पना थी, किंतु अब देखिए, ये किंतु बड़ा खतरनाक शब्द होता है। किंतु जिस ग्राम प्रांतर में से लोगों को हटा करके यह दुर्ग बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है, उसमें उनमें से कुछ लोग महारानी नंदा को आकर मिलते हैं, और वे कहते हैं कि हमारी जमीन छीनी जा रही है, हमें हमारी झोपड़ियों से अलग किया जा रहा है, हमें हमारे गांव से अलग किया जा रहा है, बाहर किया जा रहा है,
अगर हमें हमारे गांव से, हमारे झोपड़ियों से अलग किया गया, तो हम जो श्रमिक व्यक्ति हैं, वन में रहने वाले, ग्राम में रहने वाले व्यक्ति हैं, लोग हैं, उन पर क्या असर होगा? उनके द्वारा जो व्यवसाय किया जा रहा है, वो फूलों की डलियां बनाने का, यानी बांस को चीर करके उस उसकी कमचियों से फूलों की डलियां, या दैनंदिन उपकरण जो बनाए जाते हैं, यानी रोटी रखने का जो टोकरा बना दिया जाता है, और जिसको बेच करके इन लोगों का उदर निर्वाह, उपजीविका चलती रहती है, ऐसे लोगों का उदर निर्वाह कैसे चलेगा अगर वो उनके गांव से उन्हें निकाल देंगे? अब इस बड़ी समस्या को जैसे ही महारानी नंदा सुन लेती है, महारानी नंदा कौन है? महाराज करवेल की पत्नी है, और इस समय जो युवराज जी हैं, युवराज जी अमिता है, उसकी माता है। और ध्यान रहे, यहां जाने अनजाने एक नया संघर्ष आपके सम्मुख आएगा। वो संघर्ष यह है कि महारानी नंदा जैसे ही उनके पति का निधन हो जाता है, वे महापरम कारुणिक शाक्य मुनि गौतम बुद्ध जी के धर्म में दीक्षित होती हैं और हिंसा से तौबा कर लेती हैं। यानी जिस महात्मा गौतम बुद्ध के मत में वो परिवर्तित हो जाते हैं, जिसमें प्रज्ञाशील और करुणा का विधान किया गया है, जिसमें 4 आर्य सत्यों की बात कही है, दुख, दुख क्या होता है, उसके कारण क्या है, उन कारणों को कैसे दूर किया जा सकता है, ये जो 4 आर्य सत्य आर्य गौतम बुद्ध ने बताए, 4 आर्य सत्य, दुख, दुखहान, दुखहानोपाय, ये जो 4 आर्य सत्य बताए, जिनको सूत्र कहा जाता है और सौत्रांतिकवाद निर्माण हो जाता है, तो एक महिला होने के नाते, एक नारी होने के नाते, युद्धों को जहां तक टाल सके वो टालने का प्रयास महारानी नंदा कर रही हैं। वे स्वयं बौद्ध धर्म में दीक्षित हो चुकी हैं। उस समय के ब्राह्मण धर्म, जिसको वैदिक धर्म कहा जाता था, उस धर्म को छोड़ करके, जो महाराज करवेल का धर्म था, उसे छोड़ करके वो बौद्ध धर्म में दीक्षित हो चुकी हैं। इस कारण जो लोग, जो ग्राम प्रांतर में रहने वाले लोग हैं, जो दुर्ग बनाने के लिए जिनके ग्राम से बाहर निकाल दिया गया था, जिनकी झोपड़ियां जला दी गई थी, जिनको उनकी झोपड़ियों से निकाल दिया गया था सेनापति भद्रकीर्ति के द्वारा और उसके लोगों के द्वारा, राजपुरुषों के द्वारा, सैनिकों के द्वारा, तो ये सारे लोग विहार में, विहार जो बौद्ध प्रणाली की पूजा स्थली है, उस विहार में नंदा से मिलते हैं, महारानी नंदा से मिलते हैं, और महारानी नंदा से ये विनती करते हैं, अनुरोध करते हैं कि उन्हें उनके झोपड़ियां लौटा दी जाए, उन्हें उनका ग्राम लौटा दिया जाए। इस प्रकार से नंदा को जब पता चलता है, तो नंदा विहार में से आचमनीय जल लेकर के, आचमनीय जल मतलब पूजा पाठ में जो जल आता है, उसका आचमन करके उसका थोड़ा सा भाग अपनी बेटी को, अमिता को देने के लिए वह उस विहार से वापिस आती है और अपनी बेटी को उपदेश देती है। प्रकरण का पहला नाम है माता का उपदेश। अपनी बेटी अमिता को उपदेश देती है कि किसी का मत छीनो, किसी को डराओ मत, किसी को मारो मत। और ये क्यों? इसके पीछे भी एक छोटा सा प्रसंग ऐसा आता है कि जब उसकी माँ महारानी नंदा, मतलब अमिता की माँ महारानी नंदा, विहार में
बौद्ध मूर्तियों के पूजन के लिए गई होती है, उसी समय अमिता अपनी कुछ सहेलियों के साथ वाटिका मतलब बगीचे में खेलने आती है, राज बगीचे में, और खेलते समय वो कबूतरों को दाना दे रही है, कबूतरों के लिए धान्य दे रही है। इनमें से कुछ कबूतर उड़ करके उसके सिर पर आकर के बैठते हैं, उसकी गोद में आकर के बैठते हैं, और यह सह नहीं पाता, कौन? एक कुत्ता सह नहीं पाता जो हमेशा साथ रहता है अमिता के। उसका नाम है बभरू, नाम का कुत्ता है। और वो कुत्ता युवराजी अमिता के सिर पर, शरीर पर बैठे हुए कबूतरों को झपाटा मार करके मारने की कोशिश करता है। ध्यान रहे, ये घटना है, और अमिता को ये ठीक नहीं लगता, और अमिता अपनी माँ के उपदेश की तरह है। इसके पहले माँ ने उसने उपदेश किया था, किसी का कुछ छीनो मत, किसी को मारो मत, किसी की हत्या मत करो। तो ये इन उपदेशों के कारण वह अपने कुत्ते बभरू को सांकल से बांध देती है और उसे दंडित करती है। और ये दंड देने में उसकी सहायता करता है एक राजकंचुकी। राजकंचुकी एक ऐसे लोग होते हैं जो वयोवृद्ध होते हैं और जो राज दरबार या यूं कहेंगे राजप्रासाद की महिलाओं की रक्षा करने का काम करते हैं, जिसका नाम है बाभ्रव्य। तो देखिए, पहले प्रकरण में सार रूप में अगर देखा जाए तो अशोक के दूसरे आक्रमण के डर से सेनापति भद्रकीर्ति और महामात्य आचार्य सुकंठ के द्वारा अशोक के दूसरे आक्रमण को रोकने के प्रयासों का वर्णन किया गया है। और इसमें जो ग्राम प्रांतर में रहने वाले लोगों को उनकी झोपड़ियों से, उनके व्यवसायों से, उनके गांव से निकाल दिया जा रहा है, उन सभी लोगों उन 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 लोगों में से कुछ प्रतिनिधि लोग महारानी नंदा के पास आकर के ये कहते हैं कि हमें बचाइए, हमारी झोपड़ियों को उजड़ होने से बचाइए। और ये कहते हुए उनके पास आ जाते हैं, और महारानी नंदा विहार में से वापस आकर के अपनी बेटी को आचमन कराती है और उपदेश ये देती है कि किसी का मत छीनो, किसी को मारो मत। यही सद्धर्म है, यही गौतम बुद्ध के विचार हैं। ये इस पहले प्रकरण का थोड़ा सा भाग हमने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। मैंने पीडीएफ भी डाली है हमारे ग्रुप पर, तो कृपया करके इस प्रकरण को अच्छी तरह से पढ़िए। इस पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न कुछ पूछे जाएंगे अगले शनिवार को। उस शनिवार को गूगल फॉर्म परीक्षा होगी, तो उस परीक्षा में आप सभी शामिल हों, ये कहते हुए आज हम यहीं रुक जाते हैं। धन्यवाद।